पा रहे होंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के बीच में एक बार नेटवर्क इशू आ गया था। ठीक है, थोड़ी सी रिवीजन कर लें। आप लोगों में से कोई मेरे को बताएगा, कल हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। किसी को याद है वो कब हुई थी? बहुत ही सिंपल है, आप लोग मेरे को चैट में बता सकते हो। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, ठीक है। और उससे पहले हुई थी फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। वो कब हुई थी? 1747 में, ठीक है। वेरी गुड HV नेटवर्क्स, आपका नाम मुझे नहीं पता है। आपने बिल्कुल ठीक बताया, आर्यन कुमार ने बिल्कुल ठीक बताया है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो चलो जस्ट एक रिवीजन के लिए थी दोनों चीज़ें। बंगाल में 2 वॉर्स हुई थी, राइट। पहली हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। सेकंड हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। गुड, ठीक है। जो भी सही आंसर दे रहे हैं उनको वेरी गुड, आप लोगों को ध्यान है अभी तक। बक्सर 1764 में हुई थी, वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद हमें ये पता है कि बैटल ऑफ बक्सर, अब हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है किसके साथ? हमारी मराठा वाली वॉर्स के साथ, ठीक है। कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ पे कल ख़त्म किया था, ड्यूअल गवर्नमेंट से। ड्यूअल गवर्नमेंट कब एस्टेब्लिश हुई? अगर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में ख़त्म हुई है तो ड्यूअल गवर्नमेंट भी कब आई? 64-65 में, ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या था कि निजामत एंड दीवानी, ये 2 चीज़ें ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, जिसमें से दीवानी उन्होंने अपने पास रख के निजामत को आउटसोर्स कर दिया था, किसी और को रख लिया था उसको संभालने के लिए, जिसको डेप्यूटी निज़ाम बोलते थे, ठीक। फिर क्या हुआ? हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आए, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। उन्होंने क्या किया? 1772 यही साल था, इसमें उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया। ड्यूअल गवर्नमेंट अबॉलिश्ड, ये हम कल तक पढ़ चुके हैं, ये हल्की सी रिवीजन थी जो अभी काम आने वाली है, ठीक। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? जब वो अबॉलिश हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स को सब कुछ संभालना था, तो ब्रिटिशर्स की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने भेजा रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1772, ठीक है। इस एक्ट का काम क्या था वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों बोला हमने? क्योंकि ब्रिटेन जो था वहाँ पे मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है फिलहाल अभी भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि है तो किंग क्वीन जो भी है उनकी, एंड लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उसकी मर्जी से नहीं चलती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है जो उनका है, ठीक है। तो इस पार्लियामेंट की फाउंडिंग ईयर क्या थी? फाउंडिंग ईयर था 1707 इस पार्लियामेंट का, ठीक है। यानी कि 18th सेंचुरी के स्टार्ट में यहाँ की पार्लियामेंट बन चुकी थी। और हमारा ध्यान कहाँ है अभी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772 पे है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कल हमने देखा था कि इस एक्ट ने क्या किया था? गवर्नर जनरल जो बंगाल में बैठता था, अब देखो यहाँ पे बंगाल भी उनके पास था, ठीक। और कुछ टेरिटरीज कर्नाटक की भी उनके पास थी, क्योंकि हम देख चुके हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, उसमें वो जीत चुके थे, ठीक। बंगाल, कर्नाटक एंड कुछ टेरिटरीज उनके पास मैसूर वगैरह साइड की भी आ चुकी थी, ठीक है। तो मद्रास का भी कुछ पार्ट उनके पास था। तो जो 1772 का एक्ट आया, स्क्रीन इज टू ब्लर, क्या कर सकते हैं इसके लिए? आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद ठीक नहीं होगा क्या? और कोई बताएगा कि सबके लिए ब्लर्ड है क्या स्क्रीन?
ऑल राइट, शिखा आप थोड़ा कनेक्शन अपना करने की कोशिश करो, ठीक? अपन लोग कंटिन्यू करते हैं तब तक, ठीक है? थोड़ा सा फ्लो टूट गया हमारा। हम कहाँ थे? 1772 में हमारा रेगुलेशन एक्ट आ चुका था, ठीक है आर्यन? थैंक यू, सब लोगों को थैंक यू जो रिप्लाई कर रहे हैं। आप लोग जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा एक बार पेज रिफ्रेश करके देख लो, या फिर दोबारा से अपनी रेजोल्यूशन चेंज करके, वाईफाई है तो वाईफाई दोबारा डिस्कनेक्ट कनेक्ट करके चल लो। ऑल राइट, ठीक है, तो फिर करते हैं आगे। 1772 में एक्ट भेजा था, उसमें हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज थी। कुछ टेरिटरीज बंगाल में थी, कुछ बॉम्बे साइड थी, एंड कुछ मद्रास साइड थी, ठीक है? ये फैक्ट आपको कहाँ काम आएगा? ये फैक्ट आपको कहाँ काम आएगा? ये आएगा आपको काम हमारे जो 3 हाई कोर्ट्स हैं, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, बिकॉज ये 3 पहली प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पे जो अपने हाई कोर्ट्स बनाए थे, आगे देखेंगे हम वो कब बने थे, ठीक है? तो इन हाई कोर्ट्स को आज के दिन भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। इंट्रा कोर्ट अपील कुछ सुनने की इनको प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। ये हम पॉलिटी अगर पढ़ेंगे तब उसमें देख लेंगे। कहने का मतलब है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास ये सबसे पहली प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिशर्स की इंडिया के अंदर, ठीक है? इसलिए इन हाई कोर्ट्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस आज तक भी हैं, ठीक? तो अब कल हमने देखा था कि बंगाल जो था वो ज़्यादा प्रॉस्परस था, ठीक? यानी कि वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट लेके आएगा ना ब्रिटिशर्स के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है? अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट लाएगी उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा होएगी ना। तो बंगाल की इम्पोर्टेंस बाकी सब प्रेसिडेंसीज से ज़्यादा थी, है ना, अदर प्रेसिडेंसीज, ठीक? अब इसलिए ये जो 1772 का रेगुलेशन एक्ट आया, इसने क्या किया? बंगाल को कुछ सुपर प्रिविलेजेस दे दी। बंगाल गॉट प्रिविलेजेस ओवर अदर्स, ठीक है? अभी ये हमें जो भूमिका बनानी थी, ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया है वो किस लिए दिया है वो अभी आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि बंगाल इज ग्रेटर देन बॉम्बे, और बॉम्बे वाली साइड कौन सी है? जहाँ पे थे मराठा, राइट? ठीक है भाई, तो फिर अब देखते हैं कि मराठास के बारे में अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इनकी इंटरनल फाइट्स होती रहती थी। किस तरह की इंटरनल फाइट्स? अब मराठा का भी जो किंगडम था वो बहुत बड़ा था इंडिया में। यहाँ आपने कल देखा था कि वो मैसूर के साथ भी लड़ते रहते थे, तो कुछ टेरिटरीज यहाँ पे उन्होंने एक्वायर कर रखी थी। नॉर्थ वेस्ट में उनकी टेरिटरीज थी, नॉर्थ साइड में उनकी टेरिटरीज थी, ठीक है? इधर तो बंगाल था ही, हमने कल देखा था। इधर से वो अहमद शाह अब्दाली वगैरह अटैक करते रहते थे इंडिया पे, मराठा किंगडम पे, ठीक है? तो जब कोई बड़ा किंगडम बन जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होने लग जाते हैं, और मतलब कुछ टाइम के बाद अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है? कोई एक रूलर पावरफुल होता निकलता है, वो बड़ा किंगडम सेटअप कर लेता है, फिर उसके जो चिल्ले चपटे आते हैं बाद में वो थोड़े से वीक होते हैं। जनरली ये ट्रेंड देखते हैं हम किसी भी किंगडम के अंदर, ठीक है? तो जब वो वीक होते हैं, आपस में फाइटिंग करने लग जाते हैं, तो उनका कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेता है और अपनी डायनेस्टी सेटअप कर लेता है, जैसे मुगल्स के साथ में हमने देखा था। ऐसे इनके बीच में भी कुछ कुछ फाइटिंग्स होती रहती थी। किस बारे में चल रही थी इस टाइम पे फाइट? सक्सेशन के ऊपर चल रही थी इस टाइम पे फाइट, ठीक है? एक जो इनका पेशवा, जैसे वहाँ पे निजाम वगैरह बोलते थे, निजाम या नवाब बोलते थे, इधर पेशवा होता था, ठीक है? वो इनका किंग, मतलब जो सबसे हाईएस्ट प्राइम मिनिस्टर इनका है, उनको हम पेशवा बोलते थे, ठीक है? तो जो पेशवा होता था उसकी डेथ हो गई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से पहले। अभी हम ये भी देखेंगे कि कब हुई थी वो, ठीक है? उसकी डेथ हो गई, उसके सन को
पेशवा बनाने की बात चली, जो काफ़ी छोटा था, मतलब जस्ट पैदा हुआ था, इतना छोटा था। लेकिन उसकी जगह रघुनाथ राव नाम से एक बंदा आया, जो उसका अंकल था, चाचा ताऊ जो भी निकलेगा, ठीक है, उसका अंकल था। वो बंदा बोलता है कि मैं पेशवा बनूंगा, एंड वो पेशवा बन भी गया। लेकिन फिर भी जो उसका सन था, जो एक्चुअल पहले वाले पेशवा का जो सन था, उसको बनाने के लिए, क्योंकि हर जगह ऐसा होता है ना कि कुछ लोग एक पार्टी को फेवर कर रहे होते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी को फेवर कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग रघुनाथ राव को फेवर कर रहे थे, कुछ लोग सन को फेवर कर रहे थे, ठीक है। तो रघुनाथ राव ने क्या किया, ही वॉज ऑलरेडी अ पेशवा, बट ही वेंट इन टू अ ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। किस लिए? क्योंकि उसको लगा कि ब्रिटिशर्स बहुत बड़ी पावर है ऑलरेडी इंडिया में, एंड दे विल हेल्प हिम बिकम पेशवा और रिमेन एज पेशवा। तो ये करके उसने उनके साथ ट्रीटी कर ली। तो सबसे पहली जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी का नाम था क्या? ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है। अगर हम इसकी जो फर्स्ट वॉर है हमारी, एंग्लो मराठा वॉर, कब हुई थी ये? 1775 से 1782, ठीक है। आप लोग याद करो, साइड में मैं एक छोटी सी रिवीजन करा देता हूँ कि जो मैसूर के साथ इनकी एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी, वो फर्स्ट कब हुई थी? 1770 में। सेकंड कब हुई थी? 1780 में, ठीक है। 1770 में हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मराठा को प्लस हैदराबाद का निजाम वगैरह इनको अपने साथ लेके आए थे, एंड फिर हैदर अली ने उनको अपने साथ मिला लिया था, हैदर अली, ठीक है। फिर जो जब दोबारा इनकी वॉर हुई 1780 में, जब इनकी सेकंड वॉर हुई, तब मराठा हैदर अली के साथ आए थे, ठीक है। और ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगी थी कि ये उनके साथ क्यों लड़ने लग गए हैं, दिस वर्सेस इंग्लिश, राइट। तो क्या हुआ कि जब इंग्लिश को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, तो इन्होंने इनको मिला तो लिया अपने साथ कि इंग्लिश प्लस मराठा वर्सेस हैदर हो गया। लेकिन इंग्लिश को इनकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए 1775 में जब ये इनसे रघुनाथ राव इनसे हेल्प मांगने आया, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ बॉम्बे हो गई, सॉरी ट्रीटी ऑफ सूरत हो गई, किसके साथ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर बैठा था उसके साथ। तो ये चीज़ किसको नहीं पसंद आई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखना कि जो बॉम्बे में बैठा था वो अभी भी सिर्फ गवर्नर है, और जो बंगाल में बैठा है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। वो आगे चल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनेगा। बंगाल की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसको पसंद नहीं आई। इसने बोला कि ये हमारी जो ट्रीटी हुई है ना, ट्रीटी ऑफ, ये जो हमारी ट्रीटी हुई है सूरत की, इसको मैं नहीं मानता। ये बोलता है कि ये नहीं चलेगी, ठीक है। इसने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, एंड एक और ट्रीटी की गई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कब हुई? 1776 में। अभी आपको ये 3-4 ट्रीटी दिखाई देंगी, डोंट वरी, इनका नाम हम बड़े प्यार से याद रख लेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ सुन लो, एक सीक्वेंस पता चल जाएगी, कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। याद कैसे रखना है वो तो ऑब्वियसली हम हर बार देखते ही हैं। ऋषिकेश कुमार इज सेइंग सर प्लीज जूम अ लिटिल। जूम कैसे करें यार? अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको लैंडस्केप करके कोशिश करते हैं, देखते हैं। अभी अगर किसी को दिक्कत हो तो बताना, मैंने थोड़ा सा जूम किया है, ठीक है। तो अब हुई हमारी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसमें कौन आया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया और ट्रीटी हो गई, ठीक है। फिर जब ये ट्रीटी हो गई तो इसको मानने से मना कर दिया किसने? नाना फडणवीस नाम से कोई रूलर था, मराठा रूलर, ठीक है। उन्होंने मानने से मना कर दिया। देखो कुछ डिटेल्स होती हैं जो आपके काम की होती हैं, ऐसी वाली डिटेल्स इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन कौन सी ट्रीटी किसके बाद हुई थी ये सीक्वेंस हमारे काम का होता है, इसलिए ये चीज़ें याद रखनी है। ये मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डीप में कि उसने क्यों नहीं मानी,
ऐसी क्या कंडीशंस थी जो उसको एक्सेप्टेबल नहीं थी, एंड इसके अलावा और कौन कौन इन्वॉल्व थे, ये सब डिटेल्स हमारे इतने काम की नहीं है। ठीक है, ये इसलिए सिर्फ जो काम का है आप वो याद रखने का भी हम बता देंगे अभी 2 मिनट के लिए, और आप सुनते रहो बस। ठीक है, तो इसने जब ये ट्रीटी नहीं मानी तो फिर आ गई बैटल ऑफ मतलब ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हो गई इनकी, वडगांव। ठीक है, ये वाली बैटल आ गई। जब ये बैटल आ गई इसमें ब्रिटिशर्स थोड़े से हारने लगे, तो फिर उन्होंने भाग के क्या कर लिया, ट्रीटी। कौन सी? ट्रीटी ऑफ वडगांव। ये बैटल कब हुई? 1779 में, यानी कि अराउंड 1780। तो अभी आप देखोगे हमने क्या लिखा था, फर्स्ट वॉर कब से कब हुई थी? 1775 से 1782, 7 ईयर्स तक ट्रीटी वॉर ऐसे ये खेल चलता रहा इनका। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वडगांव। तो अब तक कितनी ट्रीटी हो चुकी हैं? सूरत, पुरंदर एंड वडगांव, ये 3 ट्रीटी हो चुकी हैं। और वॉर कौन सी चल रही है? फर्स्ट वॉर चल रही है, किसकी? एंग्लो मराठा। पीरियड कितना चल रहा है? 1775 से 1782। एंड कैन यू प्लीज टेल मी कि इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कल हमने देखा था ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसका रीन कब से कब तक था एग्जैक्टली एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। बट और आज हम अगर टाइम मिल पाया तो ये सारे गवर्नर जनरल्स की सीक्वेंस भी याद करेंगे कि कौन कब से कब तक आया था। हाँ जी, तो इसका था 1773 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स। सॉरी, मैं शायद नाम बताना भूल गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसने ड्यूअल गवर्नमेंट 1772 में इसके आने के बाद ख़त्म हुई थी। ठीक है, तो इसका टाइम चल रहा है ये। तो ये याद रखना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था उस टाइम तक? वॉरेन हेस्टिंग्स ही चल रहा है। अब क्या हुआ कि 3 ट्रीटी हो चुकी हैं, 3 ट्रीटी हो गई हैं। तो अब होती है इनकी वॉर। वडगांव में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स को भागना पड़ा था, ब्रिटिशर्स लॉस्ट, इसलिए उन्होंने की ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है, अब इनको लग गया कि मराठा तो पावरफुल हैं, उनके साथ हमें पीस ट्रीटी कर लेनी चाहिए, मराठा पावरफुल, ताकि हम अपने बाकी चीज़ों पे ध्यान रखते पाएं। क्यों? क्योंकि इनको मैसूर वगैरह के साथ भी तो फाइटिंग कंटिन्यू करनी थी ना इस टाइम पे, तो ये दोनों जगह एक साथ नहीं फाइटिंग कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक और ट्रीटी कर ली उनके साथ, ट्रीटी ऑफ सलबाई। ये कब करी? आई थिंक 17, ट्रीटी ऑफ सलबाई, सूरत, पुरंदर, वडगांव, सलबाई, 1779 80 ऐसे कुछ टाइम था। आई थिंक ये ट्रीटी ऑफ सलबाई, हाँ सलबाई ही नाम था, यस। ट्रीटी ऑफ सलबाई इन्होंने कर ली, 1782 था, सॉरी, यस, बिकॉज तभी तो सलबाई से ही तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म हुई ना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड। इस ट्रीटी में क्या बोला कि अगली है क्या, सेकेंड वॉर, किस किस के बीच में? मराठा एंड ब्रिटिशर्स। आई थिंक जूम करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, फिर से इनकी इंटरनल फाइट्स होने लग गई। कारण क्या था फाइट इसका? सेकेंड मराठा वॉर 17 नहीं, 1803 से 1805। हाँ, ठीक है। अब इस टाइम पे जो पेशवा थे बाजीराव टू नाम था उनका। ठीक है,
अच्छा हाँ, एक चीज़ तो रह गई, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये सारी ट्रीटीज़ के नाम याद कराऊंगा। 1 मिनट दो, एक बार सेकेंड वॉर ख़त्म कर लेते हैं, फिर कर लेंगे रिवाइज, उन पे आ जाएंगे हम। ठीक है, तो अब फिर से वही कि क्या हुआ, क्यों हुआ, वो कौन लड़ा, कौन नहीं लड़ा, कौन मरा, वो डिटेल्स हमारे इतने काम की नहीं है इस वाली वॉर में भी। तो हम सीधा अपनी टेबल पे आ जाएं, जैसे हम कल टेबल बनाते थे कि व्हेन एंड सीधा रिजल्ट इस वाली वॉर का, सेकेंड वाली वॉर का। सेकेंड वाली वॉर कब बताई हमने? 1803 से 1805। रिजल्ट क्या हुआ? फिर से एक ट्रीटी, ऑब्वियसली वॉर होगी तो जनरली ट्रीटी में एंड होती थी। इस बार आई जो ट्रीटी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ बसें। ठीक है, एंड दिस ट्रीटी इज इम्पॉर्टेंट। किस लिए ये इम्पॉर्टेंट है? हमारी मेंस आंसर्स में कभी कभी लिखने में हमारे काम आ सकती है। क्या है कि इस ट्रीटी से 3 चीज़ें हुई। सबसे पहले कि मराठा का जो किंगडम था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, उनकी पावर जो है वो सारी ख़त्म हो गई लगभग। एनेक्स नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने एनेक्स नहीं किया, लेकिन उनकी पावर ख़त्म हो गई। ठीक है, इस ट्रीटी को बोलते हैं कि इट वॉज अ डेथ नेल ऑफ मराठा एम्पायर। मतलब कि आखिरी चोट थी उन पे, मरते हुए एम्पायर पे। एंड ऑल्सो इसको बोला जाता है कि ट्रीटी विद सिफर। सिफर मतलब क्या होता है? जीरो, यानी कि पावरलेस। यस, तो ये जो थे मराठा उस टाइम तक पावरलेस हो चुके थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने इनके साथ ट्रीटी करी कि ट्रीटी विद पावरलेस पीपल। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रीटी विद सिफर। और क्या बोलते हैं कि इट वॉज द ट्रीटी दैट गेव ब्रिटिशर्स की टू इंडिया। मतलब ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी कि इसके बाद वो अपना इंडिया में पूरा किंगडम अपना एस्टेब्लिश कर पाए ब्रिटिशर्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा था ना कल कि मैसूर ये ऑलरेडी जीत चुके थे। ठीक है, बंगाल ये ऑलरेडी जीत चुके थे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ बंगाल को। ठीक है, और बॉम्बे, मद्रास वाली जगह अब ये इस वाली ट्रीटी से लगभग लगभग इनके काबू में आ चुकी थी। ठीक है, अब क्या है कि इससे जो कंपनी है EIC, उनके ट्रूप्स इवनली स्प्रेड हैं हर डायरेक्शन में। अगर कहीं पे भी कुछ होता है तो वो फटाफट अपने ट्रूप्स को कहीं पे भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बाकी जो हमारे स्टेट्स थी उनको जीतना काफ़ी आसान हो गया। इसलिए इस इसलिए ऐसा बोला जाता है कि दिस वॉज अ ट्रीटी विच गेव ब्रिटिशर्स की टू इंडिया। तो अगर मैं इसको याद कराने के लिए KBC लिख दूं तो क्या रहेगा कि की टू इंडिया ट्रीटी विद सिफर। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ बसई। ठीक है, और B फॉर बॉम्बे भी है ना, कि बॉम्बे के आसपास का एरिया कैप्चर किया था। एंड बॉम्बे में क्या है अपना? बॉलीवुड भी तो है। बॉलीवुड का नाम आएगा तो सलमान भाई तो सबसे आगे आएंगे ना। ठीक है, उनकी कोई एक मूवी आई थी ना, वीर। वीर में वो एक पिंडारी प्रिंस थे। पिंडारी कौन थे अभी देखते हैं हम। ये आपको मैं थर्ड वॉर से कनेक्शन लेके आ रहा हूँ याद करने के लिए, कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको अभी सेकंड में याद रखना है कि KBC, की टू इंडिया, या डेथ नेल भी इससे याद रहेगा आपको। कौन सी ट्रीटी थी? KBC। ठीक है, तो कौन सी ट्रीटी थी? बसेन, जो सिफर भी बोलते हैं कि ट्रीटी विद सिफर थी। ठीक है, तो चलो लगे हाथ एक बार थर्ड भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, तब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट में इतनी सारी ट्रीटीज हुई हैं उनको कैसे याद रखना है। सूरत, पुरंदर, वडगांव, सलबाई, वो वाली। ठीक है, चलो थर्ड भी कर लेते हैं फटाफट से। तो जो थर्ड वॉर हुई वो कब हुई? 1817 से 1819 के बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं पिंडारी वॉर। पिंडारी वॉर भी बोलते हैं मतलब। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड। थर्ड वॉर किसकी? एंग्लो मराठा की।
ठीक ठीक है भाई। पिंडारी कौन थे भाई? पिंडारी एक इनफॉर्मल आर्मी होती थी, इररेगुलर इनफॉर्मल मिलिट्री प्लंडरर्स। ठीक है, प्लंडरर्स होते थे। प्लंडरर्स मतलब जो लूट पाट करते हैं। ठीक है, लूट पाट करते थे उस टाइम पे। पहले ये मुगल्स की हेल्प करते थे, फिर ये मराठा के साथ अटैच हो गए थे। ठीक, और ये लोग अनपेड होते थे, मतलब इनको ना इनकी हेल्प के बदले में कुछ पेमेंट नहीं मिलती थी। बस ये जहाँ पे भी मराठा ने वॉर की उधर जाके लूट खसोट के जो भी इनको पैसा मिलेगा उससे अपना काम चलाते थे। ठीक, तो ये लोग थे पिंडारीज। अब क्या हुआ, ब्रिटिश टेरिटरी में घुस के लूटपाट करनी स्टार्ट कर दी, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने इन पे हमला कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश वॉर आ गई। और उस टाइम पे जब बार बार ऐसे बोला जाता था कि ट्रीटी विद सिफर हो रही है, ट्रीटी विद सिफर हो रही है, तो मराठों का भी प्राइड हर्ट होता था, क्योंकि मराठा भी एक बहुत बड़ी पावर होते थे अपने आप में। ये भी एक रिजल्ट था कि थर्ड वॉर हुई, जिसमें पिंडारी भी लड़े थे, लेकिन इसमें भी ब्रिटिशर्स जीत गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो पावरलेस हो चुके थे। कौन पावरलेस हो चुके थे? मराठा पावरलेस हो चुके थे। ठीक है, तो अब हम टेबल बनाते हैं कल वाली, और उसके थ्रू देखते हैं ट्रीटीज को याद करने की। हाँ सॉरी, इसमें मैं ट्रीटी का नाम तो बताना ही भूल गया, ट्रीटी ऑफ पूना। और भी ट्रीटीज थी बट उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लेना, याद रह जाएंगे वो भी। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रीटीज के नाम है वो हमें मराठा में ही याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं लर्न करने की व्हेन। तो ये हुई थी 1775 से 82 के बीच में, 1803 से 1805 के बीच में, एंड 1817 से 19 के बीच में। ठीक है, क्या हम इसको 1875 लिख लें, इसको 1800 लिख लें, इसको 1820 लिख लें? ठीक है, अब 75 तो चलो दूर हो गया, मिडल ले लें इसका, 80 ले लें, आ गया 20 का डिफरेंस, है ना? इजी है ना याद रखना ये भी। फिर अब याद तो जब रहेगा ना जब हम 1780 पे पहुंचेंगे। 1780 पे हम कैसे पहुंचेंगे? वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ से? अपनी बैटल ऑफ प्लासी से। आपको बस एक ये याद रखना होता है, और क्या याद रखना है इसके साथ साथ कि हमने फर्स्ट कौन सी पढ़ी है, सेकंड कौन सी पढ़ी है, थर्ड कौन सी पढ़ी है, इस तरह से। फर्स्ट हमने पढ़ी थी कार्नाटिक वॉर्स, फिर हमने पढ़ी थी बंगाल की वॉर्स जिसमें ये आया था, है ना? फिर हमने पढ़ी थी मैसूर की वॉर्स, फिर हमने पढ़ी है मराठा की वॉर्स। ठीक है, अब ये देखो, ये 1757 में हुई थी, इससे 10 साल पहले 1747 में ये हुई। 50, 60, 70 और 80। मराठा वाली 80 से स्टार्ट हो रही है, 80, 1800, 1820। ठीक है, ऐसी जो मैसूर की थी वो 1770, 1780, 1790, 1800, ऐसे करके कुछ आ रही थी चारों वॉर्स। ठीक है, तो ये छोटा सा पैटर्न है, आप 2-4 बार पढ़ोगे, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको निकालना आ जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करना है? हमेशा बैटल ऑफ प्लासी से। Aryan Kumar is saying कि it was not between British and Maratha, it was between Pindaris and British. हो सकता है आप सही कह रहे हो। मेरे नोट्स में मैंने एंग्लो मराठा वॉर ही लिखा हुआ है, एंड इसमें मैंने मेंशन भी की हुई हैं कुछ चीज़ें। तो ये काफ़ी पुराने नोट्स हैं, और तब किस सेंस में क्या लिखा था वो इतना ध्यान नहीं रहता है। मेन बात हमें जो याद रखने की है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो ये है कि 3 वॉर हुई थी, उनमें कौन सी ट्रीटी हुई, पिंडारीज वाली कौन सी पर्टिकुलर वॉर थी, कब कब हुई। ठीक है, ये मेन बात है याद रखने वाली। बाकी मैं एक बार कल पढ़ के दोबारा से आपको थर्ड वॉर के बारे में बता भी दूंगा। इतना मेरे को याद है, मराठा इन्वॉल्वमेंट थी उसमें।
ठीक है आर्यन, कोई बात नहीं, आपस में डायलॉग के जैसे ही चलनी चाहिए ना क्लास तो। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब हम इनकी रिजल्ट यानी कि क्या ट्रीटीज हुई उनको याद करने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो याद रखनी पड़ेगी वो है SPWS, ठीक है, एंड BP। देखो इसमें सबसे पहली कौन सी थी, सूरत, पुरंदर, वडगांव एंड सलबाई, ठीक है। ये थी ट्रीटी ऑफ बसेन, जिसके लिए हमने क्या लिखा है, KBC। डेथ नेल एंड की टू इंडिया, B फॉर तो बसेन हो ही गया, एंड C फॉर सिफर, और ये थी P फॉर ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है। तो ये आपको SPWS थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है। एंड अगर आपको SPWS याद रखना और उनकी फुल फॉर्म आप यहाँ से बना लोगे, ठीक है। चैट्स एक बार देख लेते हैं, कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है ठीक है, सब सही चल रहा है आई थिंक, ठीक है। तो ये 3 जो हमारी वॉर थी, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, डेट्स, अप्रोक्सीमेट डेट्स, एग्जैक्ट तो नहीं याद रहती है ना। क्या न्यूज़ में था कि डिमांड आई थी क्या, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए, ये डिमांड आई थी। कहाँ से, जो उड़ीसा में जो लोकल्स हैं उन्होंने डिमांड की थी। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिमांड तो नहीं मानी, लेकिन क्या किया कि 8th क्लास की टेक्स्ट बुक में इस विद्रोह, इस रिबेलियन को, पैका रिबेलियन भी बोला जाता है इसको, पैका रिबेलियन को इंक्लूड करा दिया गया। इसमें जो बंदे थे उनका नाम था बक्सी जग बंधु विद्याधर, ये इसका मेन एक्टर था। इज इट माई नेटवर्क और समबडी एल्स, आई एम ऑल्सो फेसिंग नेटवर्क इशू। अरे यार क्या कर सकते हैं नेटवर्क इशू का, मेरा नेट खराब है क्या? आई थिंक इट वॉज ऑन सर्च एंड। अभी ठीक है, इट वॉज, श्रुतिका आप बोल रहे हो इट वॉज, तो क्या अभी ठीक है? चलो आई थिंक मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर नहीं होगा तो आप लोगों का रिप्लाई आ ही जाएगा, थोड़ी लैग है मेरी बात बोलने में और आप तक पहुँचने में। आपका रिप्लाई आता है जब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज भी कर देता हूँ, इज इट ओके नाउ, ऑल राइट, ठीक है। एक काम करेंगे, आज एक बार ये क्लास ख़त्म कर लेते हैं, फिर कल या किसी छुट्टी वाले दिन सब लोग बीच में एक बार एक क्लास में जुड़ते हैं, सारे लोग मिलके डिसाइड कर दें कि क्या बेस्ट है, किस तरह से क्लास होनी चाहिए। बिकॉज मेरे को भी थोड़ा सा बीच बीच में परेशानी होती है, ऐसे देखना पड़ता है बार बार कि सब लोगों को सही आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो अब मैंने आपको ये डिटेल किस लिए बताई कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए बोला जा रहा था, एंड इसका नाम पैका विद्रोह था, एंड ये 1817 में हुआ। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि जो हमारा 1857 की रिवोल्ट है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ऐसा सबसे पहले किसने बोला था, ऐसा बोलने वाला सबसे पहला इंसान था हमारे सर, क्या नाम है इनका, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। पैका रिबेलियन ऋषिकेश में अभी दोबारा से बता दूंगा, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि जो पैका रिबेलियन था 1817 में हुआ, ठीक है। उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो बक्सी जगबंधु विद्याधर नाम से था, एंड इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड आई थी जो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दी, एंड
इसकी जगह 8th क्लास की एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक जो भी उन्होंने बोला उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये मैंने चीज़ आपको इसलिए बताई क्योंकि 1857 की जो रिवोल्ट है एक्चुअल में उसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कमी है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम बता देते हैं कि जो पैकाज थे ना, पैकाज जो ग्रुप है वो एक ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया यानी कि आर्मी टाइप, लठैत तो जैसे हरियाणा वगैरह में तो लठैत बोलते हैं, उस तरह का कुछ ये लोग होते थे। अंडर वहाँ पे गजपति बोलते थे, अंडर दो गजपति, जैसे यहाँ पे हमारे जमींदार वगैरह होते हैं उधर गजपति होते थे, गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, अब मिलिशिया से आपको समझ में आ रहा होगा कि पुलिसिंग वगैरह का काम था इनका, ठीक है। और किंगडम ऑफ खुर्दा, अब किंगडम ऑफ खुर्दा था कहाँ पे, ये जो एरिया है हमारा उड़ीसा और पैका वाला, वहीं पे ये किंगडम ऑफ खुर्दा था जहाँ पे ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने बंगाल को एक्वायर कर लिया, तो क्योंकि ये उड़ीसा आपको याद होगा कल मैंने जब बंगाल के बारे में बताया था कि सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, बिहार, असम, ये सब था बंगाल के अंदर, एंड वेस्ट बंगाल और आज का जो बांग्लादेश है वो वाला पार्ट, ठीक है। तो इन पे भी असर पड़ा। अब जब इन पे असर पड़ा, इनकी ये जो पुलिसिंग फंक्शंस हैं ये सब बंद हो गए, लैंड रेवेन्यू मिलना बंद हो गया, तो बख्शी जगबंधु विद्याधर, बीजेबी, ठीक है, बख्शी जगबंधु विद्याधर ये इनका चीफ बना और इसने खुर्दा आर्मी को लीड किया, ठीक है, उनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। 3 महीने लगे इस वॉर को दबाने में ईआईसी की सेना को, आर्मी को, एंड ये एक गुरिल्ला वॉरफेयर था, गुरिल्ला वॉर। आई थिंक आपको पता होगा कि नॉर्मल वॉर में तो क्या होता है, आमने सामने से लड़ाई होती है, ये इधर से मार रहे हैं, ये इधर से मार रहे हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि छुप छुप के कहीं से घुस के एकदम से मारना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक जंगल में से उनकी सेना जा रही हो तो आर्मी जा रही है और कहीं बाहर निकले एकदम से उन पर अटैक कर दिया, एम्बुश, एम्बुश बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इस तरह की वॉर में, मतलब इस तरह की वॉर को दबा पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पता नहीं है ना कौन कहाँ से फाइट करेगा। मराठा भी गुरिल्ला वॉर में चैंपियन होते थे, ठीक है। तो ये छोटी सी डिटेल थी पैका रिबेलियन के बारे में, एंड ये रिबेलियन 1819 तक चल पाया था सिर्फ। बख्शी जगबंधु विद्याधर जो हमारे बीजेपी थे उनको 1825 में पकड़ लिया एंड 1829 में वो जेल में ही डाइड। ये था छोटा सा पैका रिबेलियन के बारे में। आगे चलते हैं अभी। आप फिर से एक बार रिवाइज कर लें, फर्स्ट, सेकंड एंड जो थर्ड वॉर हुई मराठा की, उसमें एस पी डब्ल्यू एस बी एंड एस, सूरत, सूरत, पुरंदर, वडगांव, सलबाई, बसें एंड पूना, ये आपने याद रखनी है चीज़ें। ये हैं उनकी ट्रीटीज़, एंड 1780, 1800, 1820 लगभग इस टाइम पे उनकी फाइटिंग्स हुई थी, ठीक है। और ये बिकॉज 1817 था तो यहाँ से हम पैका से कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। पैका से हम पहुंचे 1857 पे जहाँ पे हमने देखा कि सावरकर ने उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था, ठीक है। अब जब हमने 1817 में देख लिया है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो रही थी, ठीक है, और 1817 में ही हम देखा है कि क्या पैका रिबेलियन हो रहा था। अगर एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँ
तो एक तो फाइटिंग यहाँ हो रही है 1817 में, एक फाइटिंग यहाँ हो रही है 1817 में। इसके अलावा जो थर्ड फाइटिंग थी ना नेपाल के साथ हो रही थी ब्रिटिशर्स की, वो थी 1816 में। नेपाल के साथ वॉर, ठीक। तो अब आप 1817 पे अगर पहुंच जाते हो तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है: पैका रिबेलियन, एंग्लो मराठा वॉर एंड नेपाल के साथ वॉर। और जो नेपाल के साथ वॉर हुई उसमें कौन सी ट्रीटी निकली? ट्रीटी ऑफ सगौली, ठीक है। यहां से इनको क्या फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिश राज रीच्ड हिमालयाज। एंड फिर आप आगे चल के देखो कि डलहौजी आया था, उसने हिल स्टेशंस बनाए काफ़ी सारे, जैसे कि डलहौजी भी उसी के नाम पे है, ठीक है। एंड अगर डलहौजी का नाम आया है तो इनको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। सबसे पहली बात, डलहौजी और हिल्स का बड़ा कनेक्शन था, तो इसने शिमला को इंडिया की विंटर कैपिटल बनाया, सॉरी समर कैपिटल बनाया हुआ था, ठीक है। और क्या क्या काम किए थे? इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो हमने देखा कि हिली एरियाज से इनका लगाव था, तो शिमला डलहौजी वगैरह ये कनेक्शन हम देख चुके हैं। दूसरा क्या था कि इन्होंने टेलीग्राफ इंडिया में लेके आए ये, एंड पोस्टल रिफॉर्म्स भी इन्होंने किए, यूनिफॉर्म पोस्टल रेट वगैरह सेटअप किया, पोस्टल रिफॉर्म्स भी किए। सेकंड क्या था? गंगा कैनाल बनाई इरिगेशन के लिए, ठीक है। और रेलवेज इंडिया में लेके आए। पता होगा ना 1853 में, सॉरी 1853 में बॉम्बे टू थाने फर्स्ट रेल चली थी इंडिया में। फोर्थ क्या किया इन्होंने? विडो रीमैरिज एक्ट। पहले सती हो जाते थे ना, उसकी जगह ये 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए। अब हम ये चीज़ें इतनी सारी क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको याद रहे कि जो डलहौजी थे वो, अब आपको बचपन में पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत शायद याद हो कि 1853 में हमारे इंडिया में ट्रेन्स आ गई थी, एंड 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया था। ये सब डलहौजी लाए थे। ये सब याद रहेगा इनके टाइम के साथ। ये 1848 से लेके 1856 तक इंडिया में रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आपस में याद रखने में हेल्प करेंगी, 1856, 1853 एंड ये वाली डेट्स, ठीक है। और इनके टाइम में ही वुड्स डिस्पैच भी आया था। ये किससे रिलेटेड था? एजुकेशन से। ये हम डिटेल में कल परसों में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप देख लो, अब एक सिली सी ट्रिक है, पता नहीं आप लोगों को कितना अपील करेगी, मेरे को तो ये थोड़ी ठीक लगी थी। डलहौजी, ठीक है। अब हो सकता है आपको हंसी आए ये सोच के, इसमें क्या आ रहा है? डाल आ रही है, डाल। डाल मीन्स पेड़ वाली डाल, विच इज रिलेटेड टू वुड, मतलब इंग्लिश में तो वुड बोलते हैं ना। तो ये वुड्स डिस्पैच किसके टाइम पे आया था? डलहौजी के टाइम पे। हम याद रखने के लिए इसको ये याद रखेंगे। एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने सुना होगा, ये भी हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ लैप्स, ये जो इसमें एल आ रहा है ना, ये मुझे डलहौजी वाला एल जो है उससे रिलेट करके ये याद रखने के लिए हेल्प करता है। डलहौजी का एल, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब कनेक्शन क्या है कि एक सब्सिडरी अलायंस भी था, वो कौन लेके आया था? वेलेस्ली, डबल एल। ये ऐसे इस तरह की चीज़ें मुझे याद रखने में हेल्प करती हैं। तो जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन बनाते हुए इन दोनों को स्विच कर दिया जाता है, तो कौन सा किसके साथ था ये याद रखने के लिए सिंगल एल वाला, सिंगल एल वाला, डबल एल वाला, डबल एल वाला, इस तरह से
छोटी मोटी ट्रिक्स निकालनी होती है हमें हमेशा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का अगर नाम आया है तो ये भी याद कर लेते हैं कि जो फर्स्ट इंडियन स्टेट थी वो सतारा थी, जो इसका यूज़ करके इन्होंने एनेक्स की थी, ठीक है। डिटेल में भी हम पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या थी, और वहाँ पे फिर से हम ये सिली चीज़ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो अगर अभी ध्यान नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ इस पेज पे कुछ और तो नहीं बचा है जो मेरे को आपको बताना था। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद आएगी पंजाब की बारी। देखो, इंडिया का रफ मैप बनाएंगे। इधर बंगाल, सबसे पहले हमने किसकी कंक्वेस्ट पढ़ी थी? बंगाल की। फिर हमने किसकी पढ़ी? थोड़ा नीचे बनाते हैं, केरला के पास था मैसूर, ठीक है, मैसूर की। फिर हमने किसकी पढ़ी है? मराठा की, ठीक है। तो इंडिया के ये एरियाज कवर होते जा रहे हैं। ये एरिया कवर हो गया है, ये एरिया कवर हो गया है, यहाँ पे तो कर्नाटक वाला भी एरिया कवर हो रहा है ना, बंगाल भी कवर हो गया। अब इधर वाला एरिया बचा है, इधर था पंजाब, ठीक है। अभी देखो, यहाँ से नेपोलियन के आने का खतरा होता था। सॉरी, एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको। अभी कहाँ से नेपोलियन पे पहुँच गए हम? पंजाब। पंजाब में स्टार्टिंग में एक बहुत पावरफुल किंग थे जिनका नाम था रंजीत सिंह, ठीक है। कोहिनूर भी इन्हीं के पास था उस टाइम पे। कोहिनूर हीरे का नाम तो सबने सुना ही होगा, ठीक है। ये कब से कब तक रहे? 1801 से 1839 तक, 40 ईयर्स के अराउंड इनका राज था वहाँ पे, ठीक। इनके साथ ब्रिटिशर्स ने की थी एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अगर आप लोगों में से कोई पंजाबी थोड़ी बहुत जानते होंगे तो पता होगा, अमृतसर को अम्बरसर भी बोलते हैं, जो बॉलीवुड मतलब गानों में कभी कभी आता है, तो अम्बरसर बोला जाता है इसको, अम्बरसर या मुंडिया वे, वो वाला जो गाना है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी, किसने की थी? लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। कब की थी? 1809 में। अब देखो, वैसे तो ये वाला जो हमारा लॉर्ड मिंटो है, इसका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम 1909 की बात कर रहे होंगे ना आगे चल के, उस टाइम पे हम देखेंगे कि एक मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। जैसे अभी हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा ना, जो ड्यूअल गवर्नमेंट खत्म होने के बाद आया था, ऐसे ही 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आए थे। तो उसमें भी एक मिंटो नाम से हमारा इंडिया में गवर्नर होता था, ठीक है। अब ये बिकॉज ईयर सेम है और नाम सेम है तो हमें इजीली याद रह सकता है मिंटो, तो क्यों ना हम याद रख ही लें मिंटो वन, ठीक है। कब आया ये? 1809 में। अगर फ्री में कोई चीज़ याद रह रही है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, काम सब चीज़ें आती हैं, और कुछ नहीं तो ये मिनटों के आगे पीछे वाले जो इम्पोर्टेंट हमारे गवर्नर जनरल्स होंगे उनका नाम याद रखने में काम आ जाएगा। हाँ, मैं आज या हो सका तो कल, मतलब हो सका तो आज नहीं तो कल, आपको सारे गवर्नर जनरल्स वायसरॉय जितने भी आए हैं ना, उनके सीक्वेंस वाइज नाम भी याद कराऊंगा, बड़े सिंपल एक कहानी के रूप में, ठीक है। अभी ये इस पे फोकस करते हैं दोबारा से। लॉर्ड मिंटो ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर करी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स एंड सिक्स, इनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जो सतलुज रिवर है ना, उसको क्रॉस ना ब्रिटिशर्स करेंगे सिक्स पे अटैक करने के लिए, ना सिक्स क्रॉस करके ब्रिटिशर्स में इंटरफेयर करने आएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये देखो, इधर अफगानिस्तान वो सब एरिया आ रहा है ना हमारा,
पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान वाले एरिया था अफगानिस्तान, तो इधर से मतलब उस टाइम पे तो ये भी इंडिया ही था ना, पाकिस्तान भी। इधर से नेपोलियन के हमले की उसका खतरा था कि नेपोलियन हमला कर सकता है। नेपोलियन कौन था? फ्रेंच था। और फ्रेंच के साथ तो पता है आपको, इनकी खूब सारी लड़ाई चलती थी ब्रिटिशर्स की। तो इन्होंने सोचा कि हम पंजाब को एक बफर स्टेट रख लेते हैं। बफर का मतलब होता है कि अपने बचाव के लिए रखना, कि अगर पहले फाइटिंग होगी तो पंजाब झेलेगा ब्रिटिशर्स तक प्रॉब्लम आने से पहले। ये अगर पंजाब है एंड ये अगर ब्रिटिशर्स का इलाका है तो पहले बफर स्टेट झेल लेगी उसको, तब तक ये रेडी हो जाएंगे लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इनके साथ ट्रीटी कर ली। और इसका फायदा उठा के रंजीत सिंह ने क्या किया, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स तो उसको परेशान करने नहीं वाले थे, तो उसने मुल्तान, पेशावर एंड इम्पोर्टेंट फॉर अस कश्मीर, इसको एनेक्स कर लिया अपने अंदर। अब क्या हुआ कि 1839 के अंदर इनकी डेथ हो गई, आफ्टर डेथ ऑफ रंजीत सिंह। ये भी काफ़ी पावरफुल रूलर थे एंड इनकी आर्मी भी काफ़ी पावरफुल थी उस टाइम पे। इनकी डेथ के बाद फिर से वही हुआ कि थोड़ा सा वीक हो गए सिख्स। वीक कौन हो गए? सिख। ठीक है, तो अब जब सिख वीक हो गए तो ब्रिटिशर्स को तो क्या चाहिए, उनको तो अपनी टेरिटरी बढ़ानी थी ना। तो उन्होंने इनके साथ भी 2 वॉर लड़ी और इनको एनेक्स कर लिया। ज़्यादा कुछ है नहीं इन वॉर्स में, इसलिए सीधा टेबल पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात करेंगे वैन की। कब? 1845 से 46 में पहली वॉर हुई एंड 1848 से 49 में दूसरी वॉर हुई। अब हमने ऊपर देखा है ना, डलहौजी कब से कब तक थे? 1848 से 56। तो यहाँ पे कौन आया? अगर मैं हु की बात करूं तो डलहौजी। ठीक है, अब इसमें हु इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। नाम कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है, ये वाला कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये वाली पर्सनैलिटी जो है इंपॉर्टेंट है? वो बार बार रिपीट होगा। जैसे डलहौजी कब आएगा? रेल के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें भी आ जाएगा, एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि इसने काम बहुत सारे किए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कोई छोटा मोटा एक ऐसा नाम आता है, उसको बार बार मतलब अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही है तो उसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जैसे ये लॉर्ड मिंटो 1 था, अगर फ्री में कोई चीज़ याद हो रही है बहुत कम एफर्ट के साथ तो कर लेनी चाहिए, उसमें कोई हर्जा भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैन हो गया, हु हो गया। अब रिजल्ट यहां पे हुई फर्स्ट वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, इस ट्रीटी से क्या हुआ कि जो कश्मीर था ये लोग ब्रिटिशर्स को हार गए और ब्रिटिशर्स ने उसको सेल कर दिया, बेच दिया। कितने में? 75 लाख रुपए में। किसको बेच दिया? गुलाब सिंह को, जो कि जम्मू का किंग होता था। ठीक है, ठीक है। और ये जो गुलाब सिंह थे ये डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और यही डायनेस्टी थी जिनका किंग 1947 में हरी सिंह होता था, जिसने इंडिया से एक्सेशन करने से मना कर दिया था। एंड बाद में फिर जब इसने एक्सेशन पे साइन किया और वो हमारी जो कश्मीर की प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, उन सब का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ से जुड़ता है आके, डोगरा डायनेस्टी से, गुलाब सिंह से। तो ये कश्मीर की कहानी है छोटी सी। ठीक है, अब इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। इसके रिजल्ट में कोई ट्रीटी नहीं हुई, सीधा एनेक्सेशन हो गया, पंजाब को एनेक्स कर लिया गया। एंड एज ए रिजल्ट हमने ऊपर देखा था ना, कोहिनूर था हमारे रंजीत सिंह के पास, कोहिनूर वेंट टू ब्रिटेन। छोटी सी चीज़ है, जरूरी नहीं है इस पे क्वेश्चन बने, बट बिकॉज ये बहुत पॉपुलर चीज़ है इसलिए हमें याद भी रह जाएगी। एक और चीज़ है कि यहाँ पे सेकेंड वॉर में अफगान्स ने हमारी हेल्प की थी, पंजाब इसकी सिक्स की कोशिश करी, वो हम देखेंगे। एंड डोंट वरी, सब बहुत कनेक्शन के साथ बड़े प्यार से याद होएगा आप लोगों को। ठीक है, और
चलो एजेंडा तो मैं आपको बाद में भेज ही दूंगा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम। एंड आई थिंक आज हमने फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब लाइव करने की कोशिश करी है। मैंने बड़ा जुगाड़ लगाया है बिकॉज मेरे ख्याल से 1000 सब्सक्राइबर से नीचे किसी को अलाउ नहीं करते हैं अपनी स्ट्रीम करने में, स्क्रीन को शेयर करके स्ट्रीम करने में। तो आई थिंक अगर आप लोगों को ठीक लगा तो बताना, बाकी देखते हैं कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय बाय।